हेलो फ्रेंड्स। आज हमारे बायोलॉजी का जो पूरा का पूरा क्रैश कोर्स का है। क्रैश कोर्स क्या, हम बात करें अपनी पूरे सिलेबस की, तो हमारे सिलेबस का सबसे आखिरी टॉपिक, चैप्टर जो भी कह ले इसको, वो हम लोग करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन इससे भी आते हैं, मैंने देखा है कि इससे भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पूरा हम लोग इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसमें हमारे काम का जितना हम उतना ही उठाएंगे। हालांकि मैंने पूरे बुक के एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ा है, फिर मैंने समझा है कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ से नहीं आ सकते। वो आप नोट्स देखेंगे, ये जो दिया है मैंने, रखा है मैंने, उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो आखिरी चैप्टर है उसमें जो हमारा पर्यावरण नाम है उसका, उस चैप्टर का, इससे पहले वाला जो चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था आनुवांशिकता एवं जैव विकास, जिसमें हम लोगों ने सबसे आखिरी पॉइंट हम लोगों का जीवाश्म है। जीवाश्म के बाद बुक में भी कुछ कुछ दिया हुआ है, लेकिन वो सब बिल्कुल हमारे काम का नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। और अगला जो हमारा चैप्टर है वो हमारा पर्यावरण जो है, ये हमारा पर्यावरण, उसका जो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पर्यावरण से मैंने देखा है और सबसे पहला चीज़ जो उसमें हमें जानना है वो है पारितंत्र। पारितंत्र क्या है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले भी। ये पारितंत्र क्या है, इसके घटकों के बारे में लिखे, पारितंत्र के या फिर डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन आ चुका है कि पारितंत्र के घटकों के बारे में लिखे, घटक कौन कौन से घटक हैं। तो क्वेश्चन कहीं से भी कि इसमें कुछ भी पूछ सकता है, तो इसलिए हम लोग मान के चलते हैं कि हमें जानना पूरा है। तो हम लोग पहले जानते हैं कि पारितंत्र है क्या, पारितंत्र पहले जानेंगे, फिर घटक के बारे में देखते हैं। पारितंत्र क्या कहते हैं, इसे पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, पारितंत्र और पारिस्थितिक तंत्र दोनों इसके नाम हैं। और यह एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव तथा भौतिक कारकों कारक शामिल हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। ये हो गया पारितंत्र। मतलब इसमें हो गया क्या कि यह एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें छोटी छोटी जीवें, जैसे हम लोग पढ़ेंगे आहार श्रृंखला, उसमें भी हम लोग देखेंगे कि मान के चलो, ऐसे हम लोग समझते हैं कि जैसे कोई जीव है, कोई जीव मान के चलते हैं मछली है अगर, तो वो मछली जो है, मछली छोटी मछलियों को खाती है। छोटी मछली, बड़ी मछलियाँ जो होती है वो उससे अपने से छोटी मछलियों को खाती है। और जो सबसे छोटी मछली होती है वो हरे हरे अंदर के जो शैवाल होते हैं उसको खाते हैं, या फिर जो भी अंदर में जो रहता है पानी में उस चीज़ को खाती है मछलियाँ। उसको अब होता क्या है कि सिर्फ वहीं पे वो सीमित नहीं है, वो है कि सीमित अब कैसे, अब उस पर कैसे प्रभाव डालती हैं जो अजैविक चीज़ें हैं, जैसे कि भौतिक कार्य, जैसे तापमान। अगर तापमान बाहर का बढ़ जाता है तो वाष्पीकरण होता है, नदियाँ सूखने लगती है, या फिर पानी का टेम्परेचर तापमान बढ़ जाता है। तो ये सारी जो है वर्षा के कारण होता है कि अधिक वर्षा हो जाने से बाढ़ आ जाता है, तो मछलियाँ उसमें भी अफेक्टेड होती हैं, उसमें भी उस पर भी इफेक्ट पड़ता है उसमें। तो हर एक चीज़ जो होती है वो एक दूसरे से जुड़ी होती है, और हर एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ एक साइकिल बनाती है, एक संपूर्ण, कहते हैं ना, एक संसार वो बनाती है। हर एक छोटी सी चीज़ आपस में जुड़ जुड़ कर एक इकाई। जैसे घर को बनाने के लिए ईंटा इस्तेमाल होता है, तो वो उसी तरह से वो भी है। ठीक है, तो उस पूरे के पूरे उसको पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि पारितंत्र के घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम घटक के बारे में जानेंगे। तो इसके दो घटक होते हैं सामान्य तौर पर, जैव घटक और अजैव घटक। जैव घटक में भी अगर उसको अच्छे से देखा जाए, बांटा जाए, तो मैंने इसको काफ़ी अच्छे से कोशिश किया समझाने का। तो इसमें भी तीन होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक जो होते हैं वो समझ ही सकते हैं, हरे पौधे जो होते हैं जो सूर्य के प्रकाश को लेकर के फिर उससे भोजन अपना बनाते हैं, तो उसको स्वपोषी भी कहते हैं। हम लोग बात कर चुके हैं पहले, दूसरे वीडियो में हम लोगों ने बात किया था स्वपोषी क्या है, उसके 2-4 एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखे थे। तो स्वपोषी हो गया, वो उत्पादक हो गया। फिर उत्पादक जो हरे पौधों को खाते हैं, जो कीट फतिंगे या फिर हिरन जो है, ये सब हमारे उपभोक्ता में आ गए, जो विषमपोषी होते हैं, कीट, बकरी, हिरन, जो भी कह लो, जो भी घास हरी चीज़ों को पे निर्भर रहते हैं, वो उपभोक्ता हो गए। और अपघटक कहते हैं जो मृतपोषी होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, कवक जो होते हैं, वो जो मृत जीवों पे लग के उसका अपघटन करते हैं, उसे अपघटक कहते हैं।
तो इस तरह से हम तीनों का डिफिनेशन भी देख लिए। उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बनाता है सूर्य के प्रकाश को लेकर के, ठीक है। और ये उत्पादक का एक और कार्य है जो कि सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा मिलती है उसको रासायनिक ऊर्जा में भी बदलता है, ये उत्पादक ही। उपभोक्ता कहते हैं जो उत्पादक पर निर्भर रहता है वो उपभोक्ता कहते हैं। अपघटक जो मृतपोषी होता है, जो जो मरे हुए जीवों से अपना को सरल जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में बदलता है और अपना पोषण करता है, वो अपघटक है। तो इस तरह से सब एक दूसरे से जुड़े हैं और ये जैव घटक है इतने सारे, ठीक है। अजैव घटक के बारे में देखते हैं। इसमें आता है भौतिक कारक जो इसके अंदर आते हैं, वो है तापमान, वर्षा, सूर्य का प्रकाश आदि जो है ये भौतिक कारक है। और इसके अंदर अजैव घटक के अंदर में एक और चीज़ आती है, वो है अकार्बनिक। अकार्बनिक कारक के अंदर में आता है खनिज, जल में हमको पता है ना कि हम जल में H2O होता है, उसमें कार्बन नहीं है, तो ये अकार्बनिक है। खनिज में भी होता है सल्फर, फास्फोरस, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी आती है अकार्बनिक में। तो ये हो गए जैव पारिस्थितिक तंत्र, और ये उसके दो घटक हो गए, ठीक है। इसके बारे में अगर आपको पूछे अगर कि घटकों के बारे में लिखे तो आप इसके बारे में भी लिख सकते हो। उत्पादक किसको कहते हैं, उसके फिर एग्जाम्पल, फिर उपभोक्ता किसको कहते हैं, मैंने परिभाषा पहले बता दिया है। तो उसके बाद अपघटक किसको कहते हैं, फिर अजैव में भौतिक कारक में ये लिख सकते हैं अकार्बनिक। ये एक हमारा पर्यावरण से एक ये है। और एक और क्वेश्चन जो हाँ सामान्य तौर पे पूछा जाता है, आहार श्रृंखला से रिलेटेड पूछा जाता है कि आहार श्रृंखला क्या है और इसमें कैसे क्या क्या होता है। पोषी स्तर से पूछा जाता है कि पोषी स्तर क्या है। मैंने देखा एक क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है कि पोषी स्तर क्या है, और एक सामान्य जैव आहार श्रृंखला का एक उदाहरण दे। तो मैंने कोशिश किया है उसको भी यहाँ पे लिखने का कि कहीं कुछ छूट ना जाए, जिससे एग्ज़ाम में फिर प्रॉब्लम हो, फिर बच्चे मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ पूरा कि हर चीज़ को कवर कर लो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखो आहार श्रृंखला में हम लोग कुछ चीज़ें जो जानने वाली है वो जानना है कि स्वपोषी जो होते हैं, ठीक है। आहार श्रृंखला ये होती है। आहार श्रृंखला में होते हैं कि उत्पादक होता है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। जो मांसाहारी जो होते हैं ना, सर्वोच्च, जैसे शेर हो गया, शेर हिरन भी खाता है, शेर बकरी भी खाता है, शेर और भी जानवर खाते हैं जो मांसाहारी हैं। तो ये शेर को मान लो कि यहाँ पे शेर हो गया, जहाँ तृतीय उपभोक्ता जो सबसे ऊपर रहेगा श्रेणी में, ठीक है। और उसकी संख्या सबसे कम होती है तृतीय उपभोक्ता की। जो उत्पादक होता है उसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता की भी संख्या बहुत जाती है। मान के चलो उत्पादक पेड़ पौधे हैं तो उसमें कीट पतंगे हैं। अब कीट को कौन खाता है, तो मेंढक खाता है। मतलब कि जैसे यहाँ उत्पादक है तो उसको कीट खाया, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता कीट पतंगे हो गए। फिर कीट पतंगों को कौन खाता है, तो द्वितीय उपभोक्ता खाते हैं जो मेंढक हो गए। द्वितीय उपभोक्ता यहाँ पे मान के चलो मेंढक हो गए। और क्या खाते हैं, और मैंने तो सिर्फ मेंढक को ही देखा है। और इसके अगर मेंढक की बात करें, अब मेंढक को कौन खाता है, तो सांप। फिर सांप को कौन खा जाता है, तो सांप को चिड़िया खा जाती है। तो इस तरह से सब कुछ जुड़े हुए, तो ये एक आहार श्रृंखला बनाती है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे नियम भी है। इसमें होता है कि जैसे जितना उत्पादक खाना खाया तो उससे जितना % एनर्जी मिला, उसको जो प्राथमिक उपभोक्ता में अगर उसको खाता है तो उसका 10% एनर्जी ही उसको प्राप्त होगा। फिर जितना इसको मिला उसका 10% इसको, उसका 10% इसको। ऐसे करके एनर्जी का भी ट्रांसफर है, वो लिखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ है कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसत 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुँचता है। मान के चलो ये अगर 100% है, ये 100% है, तो इसका 10%, ये 100 है मान के चलो, ये 10% उसका हो गया। ये 10 का उसका 10 का 10% क्या हो गया, ये 1% हो गया। ये 0.1% हो गया। तो ऐसे करके ये एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे हम लोग को देखना है कि पोषी स्तर क्या है। आहार श्रृंखला हम लोगों ने देख लिया, आहार श्रृंखला में क्या है। और इसकी परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं, कुछ से मैंने बोला है, पहले भी बोल दिया इसकी परिभाषा के बारे में, तो आप लोग वहाँ से लिख ले। अगला जो है वो पोषी स्तर क्या है। पोषी स्तर जो होता है, आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण अथवा कड़ी को एक पोषी स्तर कहते हैं। जैसे ये उत्पादक हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता, ये एक स्तर है, ये एक चरण है। जैसे उत्पादक है, फिर उपभोक्ता है, फिर द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, ये एक चरण है, ठीक है। इस चरण को जैसे ये हो गया पोषी स्तर का पहला चरण, प्रथम पोषी स्तर। फिर दूसरा हो गया कि ये द्वितीय हो गया, देखो यहाँ लिखा भी है
उत्पादक स्वपोषी जो होते हैं वो प्रथम पोषी स्तर है। प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी होते हैं वो द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर, इस तरह से करके लिखा है। ठीक है, ये ज़्यादा समझने में उतना हार्ड है नहीं, आप लोग इजी से समझ सकते हैं। और आगे एक एग्जाम्पल जो मांगा जाता है क्वेश्चन जनरली कि एक आहार श्रृंखला का एक उदाहरण दे, तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि घास, हिरन, शेर। ये छोटा है और सबसे सटीक इसका उदाहरण है। घास जो होता है वो प्रथम पोषी स्तर है, वो देख ही रहे आप। हिरन जो है घास खाते हैं, वो द्वितीय पोषी स्तर हो गया अथवा प्रथम उपभोक्ता भी उसको कहते हैं। शेर जो है वो मांसाहारी है, शेर मांसाहारी मतलब कि हिरन को खाता है वो, तो वो तृतीय पोषी स्तर हो गया। तो ये एक सामान्य सा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आहार श्रृंखला का, तो आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं उसमें। अगला जो है वो जानेंगे हम ओजोन के बारे में। इस हमारे पर्यावरण में ओजोन से मैंने देखा भी है कि क्वेश्चंस आते हैं ओजोन के बारे में, तो मैंने कोशिश किया जितना बुक में है वो बताऊं आपको। ओजोन जो होता है वो मेनली O2 जो होता है वो ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। O3 जो होता है वो ओजोन कहलाता है, O3, ठीक है। यहाँ देखो लिख दिया मैंने O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणु। इसमें होता है क्या, ये ओजोन का काम अगर क्वेश्चन अगर पूछा भी जाएगा तो पूछा जाएगा कि ओजोन के क्या क्या काम। तो ओजोन जो होता है वो करता क्या है, ये वैसे हमारे लिए सेहत के लिए बिल्कुल ही हानिकारक है, ठीक है। ये और वातावरण के वायुमंडल के उच्च स्तर पर ये होता है और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को जो हानिकारक होते हैं उससे कैंसर हो जाता है और बहुत सारी बीमारियां उससे होती है, तो वो उसको रोकता है पृथ्वी तक आने से। और एक और इसका काम कह सकते हैं कि जो सूर्य से जो ऊर्जा आती है, जो सूर्य से, उस ऊर्जा को वो जो ओजोन होता है वो अंदर ही रहने देता है, उसे फिर बाहर की तरफ रिलीज नहीं होने देता है, बाहर निकलने नहीं देता पृथ्वी के वातावरण से। तो ये भी एक लिख सकते हैं इसके ओजोन के क्या क्या कार्य में। एक कार्य तो यहाँ लिखा है, दूसरा मैंने बोल दिया कि ये ऊर्जा जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा है उसको फिर अपने वायुमंडल में ही रहने देता है, उससे बाहर फिर नहीं निकलने देता है। अगर ऐसा हो जाता वो परावर्तन करके वो बाहर निकल जाते तो फिर हमारे पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है वो बहुत कम होता और यहाँ पे जीवन संभव नहीं होता। तो ओजोन जो है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है हमारे वातावरण को, हमारे सब कुछ को मेंटेन करने में। तो ओजोन का अब है कि ओजोन की मात्रा जो बीच में जो हम लोगों ने सुना था ओजोन में होल हो गया, छेद हो गया ओजोन में। तो ओजोन में छेद होने का जो की मात्रा घटने का जो मुख्य कारण जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कि इसका जो रेफ्रिजरेटर होता है, जो फ्रिज होता है लोग जो यूज़ करते हैं, उसमें से ये रिलीज होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब कैसे होता है, क्या होता है, इतना नहीं जानना है, बस जानना है कि क्लोरोफ्लोरो भाई फ्रिज से निकलता है और ये रेफ्रिजरेटर से निकलता है और उससे ओजोन को भारी नुकसान को उठाना पड़ता है, ठीक है। ये ओजोन के बारे में हमें इतना ही जानना है, ठीक है। ओजोन का क्षय का कारण ये है। ओजोन का काम क्या है, तो ओजोन का काम मैंने यहाँ पे देख लिया। यहाँ पे मैंने बताया है कि ओजोन बनता कैसे है, कि यहाँ पे थोड़ा सा लिखा था 2 लाइन। तो होता क्या है, जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरण आती है ना, वो वातावरण में जो ऑक्सीजन होता है O2 उसको तोड़ देता है 2 ऑक्सीजन में, ठीक है। ये O00 नहीं है, ये O मतलब ऑक्सीजन है दोनों, ठीक है। अब ये एक सिंगल ऑक्सीजन ऐसे ही वातावरण में घूम रहा है, अगर कोई O2 मिल गया इसे तो O2 और ये O मिल के O3 बना दिया, ये देखो लिखा है O3, तो ये ओजोन हो गया। तो ऐसे करके ओजोन का निर्माण होता है। अब अगला जो देखो, हमारा पर्यावरण में इतना ही हमें जानने के लिए था, ठीक है, जिससे क्वेश्चन पूछता है और इतना ही हमारे काम का था और इसके अलावा कुछ भी ऐसा कुछ नहीं मिला मुझे जो कि एग्जाम में पूछने लायक है। तो अगला जो हमारा एक चैप्टर है, रुको इसको कलर कर देता हूं ताकि पता चले कि ये अगले चैप्टर में हम लोग जा चुके हैं, नहीं तो फिर ये जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन जो है, ये हमारा अगला चैप्टर है। आप लोगों ने अगर सिलेबस मैंने बताया था तो उसमें शायद इसको नहीं ऐड किया था, मैंने सोचा था कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन मैंने देखा है कि एक आध क्वेश्चन जो आते हैं वो पूछ देते हैं इससे, तो एक ही क्वेश्चन के लिए हम लोग को रिस्क नहीं लेना है। तो हम लोग जो क्वेश्चन इससे पूछा गया है अभी तक, बस मैंने देखा कि इतने में से ही पूछा जाता है कि ये जो टिहरी बांध है वो कहाँ है, किस नदी पे है, इस तरह की क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। तो इसमें जो मुख्यतः जो मुझे मैंने यहाँ से कुछ बिंदु उठाए हैं, वो बिंदु मुझे पहला जो मिला इसमें है कि गंगा सफाई योजना जो हुआ वो 1985 में आरंभ हुआ था, ठीक है। ये आप रट जाए। चिपको आंदोलन किस लिए हुआ था, चिपको आंदोलन को
वृक्ष को काटने से रोक बचाने के लिए एक चिपको आंदोलन हुआ था। जो जो वृक्ष को काटने आए थे बहुत लोग, ठेकेदार, लकड़ी के ठेकेदार, तो वहाँ की महिलाओं ने वृक्ष से चिपक कर वृक्ष को बचाया था। तो उसी वजह से ये एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी उस वक्त। तो ये चिपको आंदोलन वृक्ष को काटने से रोकने के लिए है। अगला है कि अड़ाबाड़ी वन क्षेत्र, जो एक दिया हुआ था बुक में, क्वेश्चन भी शायद इससे पूछे हुए हैं कि अड़ाबाड़ी वन क्षेत्र जो है वो कहाँ पे है। वो मिदनापुर में है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ये फेमस जगह है मिदनापुर, बहुत वजह से फेमस जगह है ये मिदनापुर, ठीक है, तो याद रखिए इसको। अगला है इंदिरा गांधी नहर जो है वो कहाँ पे है, वो राजस्थान में है, ठीक है, ये राजस्थान में है इंदिरा गांधी नहर। अगला है टिहरी बांध, वो गंगा नदी पे है, उत्तराखंड में है ये। और एक और चीज़ है जो कि और भी इसके बहुत सारे दिए हुए थे अलग अलग राज्य के, लेकिन मैंने सिर्फ बिहार का उठाया कि बिहार से हैं हम लोग। और हाँ, तो इसलिए यहाँ पे आहार एवं पाइन ये जल संग्रहण है, ठीक है, ये जल संग्रहण बिहार का आहार एवं पाइन जो है वो जल संग्रहण है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें जो थी हम लोगों को जानना था इससे रिलेटेड, ठीक है। अब इसमें और हमारे पास अब हम इस चैप्टर में क्या, अब हम बायोलॉजी की मतलब जितने हमारे पास सिलेबस जो था उसमें हम लोगों ने सब कुछ जान लिया, उसमें अब कुछ नहीं बचा हम लोगों को पढ़ने के लिए, ठीक है। आप लोग अगर सिलेबस से मिला कर देखें जो मैंने बताया था उसमें अगर मिला के देखें तो उसमें कुछ नहीं है ऐसा जो कि अब छूट रहा हो या फिर बच गया हो, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। तो एक मिनट, हाँ, एक और यूपी में यहाँ पे मैंने लिखना शायद भूल गया हूँ। यूपी में जैसे आहार एवं पाइन जो है वो बिहार का जल संग्रहण है, वो यूपी में एक बंधिश है, बंधिश नाम का है, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जो एक जल संग्रहण है, ठीक है। अगर यूपी बोर्ड में जो भी पूछा जाए तो इस तरह से अगर पूछा जा सकता है तो उसका नाम है बंधिश। बंदिश जो है वो यूपी एमपी दोनों में है, ठीक है, यूपी एंड एमपी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में, ठीक है, ये एक चीज़ है। तो कुल मिला के देखा जाए तो हमारा सारा का सारा सिलेबस ख़त्म हो गया है। लेकिन अब जो है कि मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखे हैं जो कि पूछा हुआ है, और मैंने जितना हर एक चैप्टर वाइज जो स्टडी हम लोगों ने किया टॉपिक वाइज, उसमें मुझे कहीं नहीं मिला, लेकिन वो क्वेश्चन पूछ चुका है हमारे एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो उस टॉपिक को मैंने एक उठाया जो कि एक प्रकाशानुवर्तन है, जिससे लगभग 2 साल लगातार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, प्रकाशानुवर्तन। इसको हम देखते हैं कि ये है क्या। तो यह मतलब बहुत कॉमन सा चीज़ है, ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हम लोगों ने नोटिस किया होगा कि अगर हम लोग बंद कमरे में किसी गमले में फूल का पेड़ लगाकर, अगर किसी चीज़ का पेड़ लगाकर रख देते हैं और वो अंधेरा कमरा है, और अगर एक छोटी जगह से रोशनी आ रही होती तो पेड़ का जो की गति जो होती है वृद्धि करने की, वो उस रोशनी की तरफ होती है। तो बस इसी को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। तो यही को अब ऐसे तो हम बोलेंगे नहीं कि ऐसे अंधेरे कमरे में रख दिया, वो तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लिख सकते हैं उसको वहाँ पे। लेकिन अगर हमें चाहिए कि एक सुंदर सा परिभाषा हमें चाहिए, तो परिभाषा लिखा है कि यह मुख्यतः पौधों में होने वाली ऐसी गति है जो सूर्य जैसे या सूर्य प्रकाश दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब बल्ब भी लगा देंगे तब भी उधर ही गति होगी, ठीक है। तो स्रोतों की दिशा में होती है जो प्रकाश उद्दीपन से प्रभावित होता है, और इसी वजह से पौधे ऊपर की तरफ गति करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण होगा कि इसी वजह से पौधे ऊपर की तरफ गति करते हैं, क्योंकि ऊपर से सनलाइट आता है तो उसी के तरफ में गति करते हैं। तो इसका एक और हो गया कि प्रकाश की ओर बढ़ना को धन प्रकाशानुवर्तन, धन मतलब पैसा नहीं, धन मतलब पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं प्रकाशानुवर्तन को इंग्लिश में। तो धन प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। और दूसरा हो जाता है प्रकाश की विपरीत ओर बढ़ने को ऋण प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। ये एक क्वेश्चन पूछा गया था पहले भी, तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ पे डिस्कस कर दूं। अगला एक और चीज़ जो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली मैंने देखा है कि पूछा गया है,
तो ये जो है उभयलिंगी जंतु का बस ये केचुआ और जोक जो है ये उभयलिंगी जंतु है, इसको याद कर ले, रट ले, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाएगा तो ये केचुआ या तो जोक में से एक तो रहेगा ही रहेगा, चाहे जैसे हो, ठीक है। इसके बाहर नहीं आएगा तो नहीं आएगा, इसके अलावा कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं रहेगा जो कि उभयलिंगी जंतु में आता है। आप इसको रट ले, केचुआ और जोक इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा कि 2 चैप्टर को आज हम लोगों ने देखा, छोटा छोटा जो चैप्टर था। एक था कि हमारा पर्यावरण जो है, उसमें हम लोगों ने पहले देखा कि ये पाड़ी तंत्र के बारे में, ठीक है। मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे पॉज कर करके लिख सकते हैं आप। दूसरा हम लोगों ने देखा कि आहार श्रृंखला के बारे में, ठीक है। पोषी स्तर के बारे में हम लोगों ने देखा कि पोषी स्तर क्या है, ठीक है। फिर आगे हम लोगों ने देखा कि एक इसका उदाहरण के बारे में, उदाहरण देखा कि जो कैसे कैसे होता है इसमें। फिर ओजोन के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है। और लास्ट में हम लोगों ने प्रकाशानुवर्तन को देखा और उभयलिंगी जंतुओं का देखा कि कौन कौन से उभयलिंगी जंतु है जो आमतौर पे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब हम लोग के पास, मेरे पास ऐसा अभी क्वेश्चन है नहीं, मेरे फ़ोन में है, तो फ़ोन से तो मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अब हम लोग, मुझे याद है चूँकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन, तो जो जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने देखा है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अब मैंने पढ़ा है इसमें, लेकिन उस चीज़ का कहीं मेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छे से अगर पढ़े होंगे, मेरे वीडियो को अगर अच्छे से देख रहे होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है उस क्वेश्चन का आंसर। अब जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि परिवहन तंत्र के 2 घटक के बारे में लिखिए। इसको हटा देते हैं। अब हमारा जो सिलेबस है वो कहाँ है हमारे पास, अब देखते हैं जो क्वेश्चन पूछा जाता है आमतौर पे, जो पूछा गया था एक बार देखा है मैंने, एक बार का क्वेश्चन है कि परिवहन तंत्र के घटक के बारे में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अब तो मैंने तो घटक बताया नहीं है, तो परिवहन तंत्र के आपको क्या लगता है कि परिवहन तंत्र के क्या घटक हो सकते हैं? तो परिवहन तंत्र के घटक के नाम में हो सकते हैं, आप कह सकते हैं रुधिर है, रुधिर वाहिकाएं हैं, लसिका है, प्लेटलेट्स है, ये सारे के सारे मैंने तो 4 घटक के नाम बता दिए, यही घटक ही हैं और इनके बारे में ही आपसे पूछा जा रहा है कि ये परिवहन तंत्र के 2 घटक के बारे में लिखे और 2 घटक के कार्य लिखे। तो आप अगर रुधिर का नाम लिखते हैं एक घटक, तो फिर रुधिर का कार्य आपको पता ही है, मैंने बताया भी है वीडियो में कि क्या कार्य है। रुधिर एक जगह से दूसरे जगह तक भोजन का, वर्ज्य पदार्थों का, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगर मान के चलो प्लेटलेट्स का, अगर अगला घटक हम प्लेटलेट्स लिखते हैं तो उसका काम है अनुरक्षण करना। अगर कहीं तरह किसी जगह से, किसी वजह से, किसी चोट के वजह से अगर रुधिर का स्राव हो रहा है, बह रहा है, तो वहाँ पे थक्का बन जाता है खून का, वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है। तो ये इस तरह से करके लसिका का भी मैंने कार्य बताया यहाँ पे कि जो छोटी आंत से अवशोषित जो पदार्थ होते हैं, वसा और कुछ जो होते हैं वो उसके थ्रू फ्लो करते हैं, उसको विलय होकर के उसमें फ्लो करते हैं, बहते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक। तो ये जो है हमारे रुधिर के, हमसे अगर पूछा जाए कि परिवहन तंत्र के घटक, तो हम इसको लिख सकते हैं। अगला एक और जो क्वेश्चन पूछा जाता है आमतौर पर, मैंने देखा है कि दहन और श्वसन में क्या अंतर है। मैंने क्वेश्चन देखा है तो उसमें मुझे मिला कि इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि अब दहन में क्या अंतर है। तो दहन हम सिंपल सा समझते हैं, दहन जलना को कहते हैं और श्वसन एक दूसरा चीज़ है, ठीक है। तो श्वसन जो होता है, श्वसन में ऊर्जा जो मुक्त होता है वो एक प्रक्रिया के बाद होता है, एक स्तर से। ये ऑक्सीजन पहले ब्लड में गया, वहाँ आगे जाके फिर अलग अलग जगह पे गया, फिर वहाँ जाके उसको अलग, मतलब एक कैसे कह सकते हैं हम कि ऑक्सीकरण की, एक मिनट, हाँ, ऑक्सीजन जो, ये ऊर्जा जो मुक्त होती है इसमें श्वसन में, वो चरणबद्ध तरीके से होता है, ठीक है। वो चरणों में होकर ये मुक्त होता है। लेकिन दहन में बिल्कुल ऐसा नहीं, दहन में ऐसे आग लगाया और ऊर्जा मुक्त हो गई। तो अब जो होता है एक और जो उसका हम लिख सकते हैं, दहन श्वसन में क्या होता है, श्वसन में जो ऊर्जा जो मुक्त होता है वो एटीपी के रूप में होता है। एटीपी मैंने बताया है, एटीपी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो एटीपी के रूप में होता है, लेकिन जबकि दहन के केस में क्या होता है, दहन के वजह से जो ऊर्जा मुक्त होती है वो ज़्यादातर प्रकाश के रूप में होती है। जो हम लोगों ने देखा है कि आग जलता है तो रोशनी निकलता है, तो वो प्रकाश के रूप में ऊर्जा को मुक्त करता है।
और श्वसन जो होता है वो शरीर के तापमान पे होता है। श्वसन की क्रिया होती है वो शारीरिक तापमान पे होता है, जबकि दहन उच्च तापमान पे होता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक अंतर है दोनों के बीच में। अगर आप इसको लिख देते हैं ये काफ़ी है। और तो मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कुछ जो पूछा जाता है। तो ठीक है, अब ये बेसिक क्वेश्चन जो मेरे नज़र में आया मैंने बता दिया। अब आप लोगों को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने जितना बताया है, मेरे जो सारे नोट्स हैं वो सारे के सारे एक टॉपिक के एक पेज में नोट्स ख़त्म हो जाते हैं, तो वो मैंने काफ़ी अच्छे से बनाया है। तो अगर वीडियो में आप लोगों को दिख रहा है उसको पॉज कर करके देख ले। ठीक है, और ठीक है, तो आज हम हमारे हमारा जो बायोलॉजी है उसका पूरा सारा का सारा सिलेबस हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। तो आप लोग को बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, और उम्मीद है आप लोगों से फिर जल्द ही मुलाकात होगी। और हाँ, और आप लोग का प्यार, आप लोग का ये आशीर्वाद बना रहे। ठीक है, धन्यवाद। जल्द मिलते हैं हम लोग, और आप लोग को बेस्ट ऑफ लक आप लोग के एग्ज़ाम के लिए जो आने वाला है। ठीक है, धन्यवाद।